Today we will start the topic that is AC जनरेटर। सबसे पहले AC जनरेटर का काम क्या होता है? इसका काम होता है भाई प्रोड्यूसिंग अल्टरनेटिव करंट। आमतौर पर जनरेटर तो हमने अपने डेली लाइफ में भी देखे हैं। एक्चुअली में होता क्या है उसके अंदर कि जनरेटर रोटेट करता है, और रोटेट करता है उसका मतलब क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी बॉडी रोटेशन में होती है तो कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल। इट मीन्स हम कहेंगे कि जो एसी जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। आप क्लियरली कह सकते हो कि एसी जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बात आती है कि ये वाली डिवाइस किस प्रिंसिपल पे काम करती है। आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, और प्रिंसिपल इसका होता है EMI, जो आपने पढ़ा है इसमें फैराडे लॉज में भी पढ़ा है। फैराडे लॉ में आपने पढ़ा है फर्स्ट लॉ में कि whenever the amount of magnetic flux linked with a coil change and EMF into the coil, okay, it means हमारी बात होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी चेंज होगी तो वहां पे हमें क्या मिलता रहेगा? EMF, जो कि सेकंड लॉ कहता है E = d∅/dt। क्लियर है? तो आप इसके प्रिंसिपल में क्या लिखने वाले हो कि whenever the amount of magnetic flux linked with a coil change and EMF is induced in the coil and it is lasts so long as the change in magnetic flux continues, okay? और ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। जैसे हमने ये यूनिट स्टार्ट की थी तो सबसे पहले हमने क्या किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही पढ़ा, ओके? ये क्लियर हो गया। होता क्या है, क्या काम होता है, प्रिंसिपल आपका क्लियर है। उसके बाद में आता है कि कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, डायग्राम मैंने आपका इस साइड में बना रखा है। तो सबसे पहले देखिए डायग्राम के अंदर चार चीजें होंगी जिन पर मेनली फोकस करेंगे। एक होगा कि आर्मेचर कॉइल, दूसरा आपका होगा फील्ड मैग्नेट्स, थर्ड आपका होगा जी स्लिप रिंग्स, और फोर्थ आपका होगा कार्बन डिस्क। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है और डायग्राम है वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आर्मेचर कॉइल क्या होता है। जो आपको डायग्राम में ABCD ये जो लिखा हुआ है इसको आर्मेचर कॉइल कहते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल समझते जैसे आपकी एक कॉपी पेपर, ठीक है? इसको तैयार कैसे किया जाता है? हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर कॉपर वायर को बार बार क्या करते हैं? वाउंड करते हैं। जैसे कि आपने फैन में देखा होगा, देखते हो ना कॉपर की जो वाइंडिंग करते हैं वो। तो इस प्रकार से इसको तैयार करते हैं। ये आर्मेचर कॉइल होती है, ये रेक्टेंगुलर होती है, ठीक है? जैसे तैयार किया जाता है इसके ऊपर क्या करते हैं? कॉपर वायर को बार बार वाउंड करते हैं। दूसरे केस में आता है फील्ड मैग्नेट्स। आपका जो दिख रहा है N और S, ये यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड का काम कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगा तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो इस तरह से दिखाया है। और दूसरा हम कहेंगे कि जो हमारा आर्मेचर कॉइल था ABCD, उसको क्या रखते हैं? N और S के बीचों बीच रखते हैं। इट मींस हम कहेंगे कि जो आर्मेचर कॉइल है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी इस कॉइल के परपेंडिकुलर रहेंगी कब? जब ये रोटेट करें, ठीक है जी? अब तीसरे नंबर पे आता है स्लिप रिंग्स। जो आपको यहाँ पर ये दिखी हुई है स्लिप रिंग्स, R1 मैंने लिखा हुआ है, R2 मैंने लिखा हुआ है, ये आपकी स्लिप रिंग्स। क्लियर? ये वाली जो स्लिप रिंग है इस वाले एंड से कनेक्ट होगी। कौन सा एंड है? जो वायर आ रहा होगा, क्योंकि जब हमने वायर को वाउंड किया होगा तो वायर के दो एंड होंगे। वन एंड कनेक्ट टू स्लिप रिंग R1 एंड सेकंड इज कनेक्ट टू R2।
R2 से कनेक्ट। और जब ये रोटेट करेगा तो ये स्लिप रिंग्स भी हमारी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ये एक्चुअली में दिखाया से रखा है, ऐसे नहीं है, ये स्लिप रिंग्स ऐसे है, जैसे आप जो भी रिंग लेते हो उसको इस तरह से रख दो तो वो भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। क्लियर है, स्लिप रिंग्स का काम समझ आ गया। फोर्थ नंबर पे आता है कार्बन। मैंने क्लियर लिख दिया कार्बन। कार्बन के बने हुए होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल उसको कहते हैं कि जो थोड़ा बहुत हिलने डुलने से मतलब टूटे ना, ब्रेक ना। अच्छा, ये जो कार्बन फोर्सेज है, एक R1 के कांटेक्ट में है, दूसरा जो कार्बन फोर्स है वो R2 के कांटेक्ट में। ये लाइट कांटेक्ट में होते हैं, मतलब फिक्स नहीं होते, लाइट कांटेक्ट में होते हैं। इट मींस ये जब रिंग घूमेगी ना तो इसको टच करते हुए घूमेगी, ये रोटेट करेगी। और इन कार्बन फोर्सेज का काम क्या होता है कि जो इससे करंट आएगा वो करंट हमारा एक्सटर्नल सर्किट हो जाएगा। आर जो है यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट है। जब वो जनरेटर चलाते हैं तो उसकी लाइट को हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो ये आर है। अपने होम में यूज कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं, किसी मशीन को चलाने के लिए यूज कर रहे हैं, वो ये आर है। आई बात समझ? कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वर्किंग। वर्किंग क्या है? वर्किंग इसकी बहुत ज्यादा सिंपल है। कैसे वर्किंग? तो आपको इसके प्रिंसिपल में समझ आ गई कि जब भैया ये कॉइल रोटेट करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये कॉइल जब रोटेट करेगी तो लगातार इसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी। ओरिएंटेशन का मतलब है प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट को हम कह सकते हैं थीटा। इट मींस क्या चेंज होगा? थीटा चेंज होगा। जैसे जैसे लगातार रोटेट करेगी तो थीटा चेंज होगा। थीटा चेंज होगा तो आपको पता है फाई इक्वल टू क्या होता है, BA cos थीटा। जब आप हर बार थीटा की वैल्यू अलग पुट करोगे तो फाई भी हमारा क्या आएगा, अलग आएगा। इट मींस थीटा चेंज तो फाई भी चेंज होगा। और यही हमारा मोटो था। ऑलरेडी हम फैराडे लॉ में पढ़ चुके हैं कि भैया जब आई का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। वी नो अबाउट द फैराडे सेट। तो ये छोटी सी वर्किंग है कि जब ये आर्मेचर कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी तो हमारा थीटा चेंज होगा। थीटा चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, फाई चेंज होगा तो EMF इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, ये हमारा मेन वर्किंग आ जाता है। अब ये होता कैसे कैसे है, इस पे आप ध्यान देखिए। स्टार्टिंग में मैं एक कॉपी की कि जो आर्मेचर कॉइल हमने ले रखी है, ये है ABCD। स्टार्टिंग में हमने क्या है, इसको इस तरह से रखा हुआ है। इट मींस AB मैं देखूं मेरी साइड में है और CD जो है वो बैक में है। इट मींस AB इज एट फ्रंट एंड CD इज एट बैक। अब बात आती है कि यहाँ आपने एरिया वेक्टर पढ़ा है। एरिया वेक्टर यहाँ पे होगा इस तरह से होगा, यहाँ होगा इस तरह से। यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो इस तरह से N से S, और एरिया वेक्टर है इस तरह से भाई थीटा क्या होगा 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। और जब हम पुट करेंगे फाई इक्वल टू BA उसकी जगह पर 1, तो इट मींस इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो हमारा कैसा आएगा, मैक्सिमम। तो इट मींस जब हमने इसको इस तरह से प्लेस किया हुआ है तो उस केस में हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको जनरेटर को घुमाना पड़ता है। सीधी बात, इंजन होता है उसके अंदर, ठीक है, जो पेट्रोल डीजल से चलता है। अब कैसे हम इसको इस तरह से रोटेट कराएं, जब इस तरह से रोटेट कराएं आपका क्या है, AB को डाउन जाएगा। मतलब अब आपको सामने दिख रहा है, जब ये कहाँ जाएगा, बैक में, और CD कहाँ आएगा, फ्रंट में आएगा। क्लियर? जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है, थीटा हमारा चेंज हुआ, EMF हमारा इंड्यूस हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, करंट आ गया। करंट आया तो हमें करंट की डायरेक्शन चेक करनी है। तो करंट की डायरेक्शन को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड।
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम यहाँ पे यूज करते हैं इसके लिए, टू चेक द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और हमने यहाँ पे अप्लाई किया और हमें पता चला कि इसके अंदर जो करंट है AB में वो A से B जा रहा है और CD में C से D आ रहा है। हमने ये चेक कर लिया, ठीक है। हमने ये नोट भी कर लिया कि जैसे हाफ रोटेशन हुआ तो करंट हमारा इंड्यूस हुआ वो A से B में A से B था और CD में C से D था। और मैंने यहाँ लिखा A से B और C से ओके। नाउ AB हमारा पहले करंट पे था लेकिन आधा चक्कर हाफ रोटेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तब AB कहाँ है अब बैक पर और CD कहाँ है फ्रंट पर। हम क्या करते हैं फिर आधा चक्कर हाफ रोटेशन और रोटेट कराते हैं, तो और रोटेट कराया तो अब AB हमारा फ्रंट पे आएगा, फिर से CD कहाँ जाएगा बैक पर जाएगा और जिसकी वजह से फिर से थीटा चेंज होगा, EMF इंड्यूस होगा, इट मींस इंड्यूस्ड करंट होगा। और जो इंड्यूस्ड करंट होगा फिर से हमें उसकी डायरेक्शन चेक करनी है और डायरेक्शन चेक करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। लेकिन अब जो हमारी डायरेक्शन आ रही थी वो अब AB के अंदर B से A थी और CD के अंदर D से C थी। क्योंकि आप ही देखिए कि फॉर एग्जांपल जब AB हमारा यहाँ की बजाय यहाँ चला गया और CD हमारा यहाँ आ गया आधे चक्कर के बाद में हाफ रोटेशन के बाद में, तो आप देख लीजिए CD में कहां से कहां जा रहा है करंट D से C और इसमें कहां से कहां जा रहा है B से, ठीक है। अब हमारा फिर से AB फ्रंट पर है, फिर से हाफ रोटेशन कराएंगे, फिर से AB बैक पे जाएगा, फिर AB फ्रंट पे आएगा, लगातार ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब हम आते हैं फाइनल रिजल्ट की तरफ। फाइनल रिजल्ट क्या है कि हम किस रिजल्ट पे पहुंचे हैं। हमने यहाँ पे सीखा कि जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट डायरेक्शन A से B थी, लेकिन जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ तो B से A हो गई, फिर क्या हो गई, फिर से A से B हो गई आफ्टर हाफ रोटेशन, फिर आफ्टर हाफ रोटेशन फिर से B हो गई। तो ये चलता रहता है। इस प्रकार इस जनरेटर में जो अल्टरनेटिंग करंट हमें मिलता है वो डायरेक्शन जो उसकी एवरी हाफ रोटेशन पे चेंज होती है। और ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि जो करंट होता है वो इस तरह से होता है, कौन से वाला अल्टरनेटिंग करंट। और ये बात हमारे यहाँ पे एक प्रकार से प्रूफ भी हो गई है, हाफ रोटेशन के बाद में करंट चेंज हो रहा है। अब हम यहाँ पर कितना EMF या फिर कितना करंट इंड्यूस्ड होता है उस बात पे और एक छोटी सी चर्चा करेंगे इस टॉपिक में, फिर उसके बाद में आपका ये कंप्लीट। आप लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला V cos थीटा हो, ठीक है। हम ज्यादा डायग्राम पे ना जाकर थीटा को आपको पता है ओमेगा t होता है, जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वी राइट हियर phi इक्वल टू VA cos ओमेगा, ओके। t इक्वल टू होता है माइनस d phi ओवर dt, माइनस d ओवर dt, phi की वैल्यू है VA cos ओमेगा t। अब बेटा हम क्या करेंगे, हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन और माइनस BA तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, आपका बचना है cos ओमेगा t और यहाँ पे क्या होता है d ओवर t। आगे E इक्वल टू माइनस BA, अब cos का करते हैं, cos ओमेगा t का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, जो होगा हमारा माइनस साइन ओमेगा t और इनटू में एंगल का करेंगे तो आएगा जी ओमेगा। इट मींस ये आ गया जी माइनस माइनस प्लस एंड BA ओमेगा आगे आ गया साइन ओमेगा। क्लियर है। अब आपको पता है कि E की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, E नॉट का मतलब पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये कब होगी जब साइन ओमेगा t की वैल्यू 1 होगी। क्यों, क्योंकि साइन की टेबल में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि E की वैल्यू क्या पुट करूं, E नॉट इक्वल टू BA ओमेगा और साइन ओमेगा t की जगह 1, ठीक है। अब फिर से दोबारा से इसी में आता हूं मैं कि
ई तो ठीक है, हमारा ई है, लेकिन बी ए ओमेगा की जगह मैं क्या राइट कर सकता हूँ, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इट मीन्स जो एसी जनरेटर होता है उससे कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। अब बात आती है कि सर कितना अल्टरनेटिंग करंट होता है, तो I इक्वल टू आप जानते हो E अपॉन R होता है, और E आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, वो है जो E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन पे है R, और आपको पता है V अपॉन R क्या होता है, I होता है, तो I नॉट साइन ओमेगा। क्लियर। दूसरा, ये हमने जो लिखा है यहाँ पर, ये वाला जो लास्ट में लिखा है, ये हमने अल्टरनेटिव करंट की इक्वेशन के फॉर्म में लिखे, एक तरीके से वहां तक हम लेके गए अपने डेरिवेशन पे। बाकी आपका जो ये आया था, ये भी हम कह सकते हैं कि भाई कितना अल्टरनेटिव ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होता है। और आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर कॉइल में वायर को हम वार्म करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो वन टाइम वार्म करते हैं, बहुत टाइम वार्म करते हैं, तो हम क्या मान करते हैं, एन टर्म्स। तो एन टर्म्स के लिए ये क्या हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस केस में ये हो जाएगा कि E इक्वल टू एन बी ए क्या साइन ओमेगा। आया होगा समझ। अल्टरनेटिव और एसी जनरेटर में इतना ही हम